तो दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो करंट अफेयर्स का वो महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया है जहां से प्रश्न अक्सर ज्यादा बनते हैं और बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हुई हैं जो आपके आरओ एआरओ के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारी चीजों को यहां पर समेट दिया गया है। इससे रिलेटेड दोस्तों आपका कोई भी बाहर नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से जरूर प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, और यहां पे बच्चे जो है मिस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, पहला जो यहां पर आपको जो तो दोस्तों यहां पर आपको जो पहला फैक्ट दिया गया है, जो जाति जनगणना होने वाली है 1 मार्च 2027 में, उसी रिलेटेड है। कह रहे हैं जाति डाटा संग्रह के साथ जनगणना जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी दोस्तों? तो जो जाति जनगणना होने वाली है दोस्तों 2 चरण में होगी। ये आपका उत्तर 2 चरण हो जाएगा। दोस्तों ये 2 चरण के, अब पहला चरण कब से स्टार्ट होगा? 1 मार्च 2027 से पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पहाड़ी जिले हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, अधिकारियों को काम करने में दिक्कत होगी, तो वहां 2026 अक्टूबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसी बात को दोस्तों यहां नीचे कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब बर्फीले क्षेत्र हैं, यहां पर अक्टूबर 2026 में ही शुरू हो जाएगी। के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि अभी आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया। तो दोस्तों एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है फिर भी बैंक की तरह काम करेगी। तो दोस्तों यही आपसे कह रहे हैं, आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट को मिला है, आरबीआई ने दिया है, याद रखिए किसका लाइसेंस? एनबीएफसी का। एनबीएफसी आप समझ गए। आगे दोस्तों चलते हैं, हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, अगला फैक्ट आपके सामने है दोस्तों। कह रहे हैं नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कमी आई है? तो दोस्तों रेपो रेट आप लोग जानते हैं, जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है लोन बांटने के लिए, उस दर को रेपो रेट कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों किस रेपो रेट में कितने आधार अंकों की गिरावट आई है? 50 आधार अंक की गिरावट आई है। अब जो नई रेपो रेट हो गई है दोस्तों, कितनी हो गई है? 5.5% हो गई है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करें, संशोधित अस्थाई जमा सुविधा दर क्या होती है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, आरबीआई उनके पर नजर लगाए रहती है कि इसके पास पैसा ज्यादा है, ये ज्यादा लोन देगी, तो अपने क्षेत्र में लोग ज्यादा से ज्यादा लोन पाएंगे तो बौरा जाएंगे, मनमानी खर्च करेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई क्या काम करती है कि उनको कहती है भैया हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ब्याज देंगे, पैसा हमारे पास जमा कर दो। और पैसा जब बैंक उनके पास जमा कर देंगे, बैंक के पास पैसा बचेगा नहीं तो लोन बांटेंगे नहीं। यानी एक तरह से दोस्तों बाजार से पैसा सोखने का काम होता है, जिसे अस्थाई, संशोधित अस्थाई जमा सुविधा दर कहा जाता है। यानी बैंकों का पैसा अपने पास ले लेना, उनको ब्याज का एक तरह से लालच देकर। तो कितना तो इसका कितना दर रखा गया है दोस्तों? 5.25%। बहुत अच्छा। अगला करें दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया गया है? पूर्वानुमान दोस्तों, तो 6.5% लगाया गया है। आगे जरा हम लोग देखते जाएं, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे तो जल्दी कवर होगा। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है दोस्तों? तो वो 6.5% की है। आगे जरा देखें, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई, आप लोग एफडीआई के बारे में पढ़े होंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो दोस्तों 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ था। इसको याद रखिएगा, एफडीआई से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। करें किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विडिटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो दोस्तों महाराष्ट्र को होता है हर साल, आप लोग जानते हैं। उसके बाद दिल्ली होगा यहाँ, यस। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के बाद कौन सा 2 राज्य है? कर्नाटक और दिल्ली। तो इसको भी याद रखे रहेगा, टॉप 3 याद रखे रहेंगे एफडीआई प्रवाह में, तो आपके ये कहीं ना कहीं से आपको क्रैक कर जाएगा। अगला करें दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अल्जीरिया को शामिल किया गया है। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग देखते हैं, यहाँ भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत ने खाद्यान्न उत्पादन कितना करने का लक्ष्य रखा है? 354 मिलियन टन। 354 मिलियन टन
लक्ष्य है भारत का। तो यहां पर उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न दे दिया है 2024-25 के लिए क्या लक्ष्य था, यानी पिछले साल भारत का क्या लक्ष्य था। तो दोस्तों पिछले साल जो लक्ष्य था ये 341.55 मिलियन टन, इन सबको याद रखिएगा 2024-25 और 25-26 का डाटा। आगे कर रहे हैं आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण। आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन मई 2025 में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? तो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसी से रिलेटेड आगे है, इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में बाल श्रम भागीदारी कितनी थी? तो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के संदर्भ में बाल श्रम भागीदारी, तो दोस्तों यानी जो श्रम है उसमें बालकों की भागीदारी वो 54.8% थी, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों कह रहे हैं इसके अनुसार, यानी इसी से रिलेटेड प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना है दोस्तों? तो वो 56.9% है गांवों में। आगे देखें मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो दोस्तों 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के संदर्भ में ये 51%, यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात का मतलब दोस्तों जो काम करने वाली जनसंख्या है, निर्भर रहने वाली नहीं, काम करने वाली, जो काम करने लायक हैं और काम कर रहे हैं उसके बारे में है ये। आगे दोस्तों अगर हम लोग यहां पर देखें तो कह रहे हैं मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो कह रहे हैं दोस्तों 5.6%। कैसे है ये मुझे नहीं मालूम, इतना तो नहीं लगता भाई, 100 में से सिर्फ 5.5 लोग बेरोजगार हैं। देश की इतनी अच्छी स्थिति नहीं आ गई है रोजगार के हालत में, तो कहां से डाटा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको याद यही करना है। आगे जरा देखते हैं मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के संदर्भ में दोस्तों कितनी है? तो 5.1% है। वाह। अगला फैक्ट है, इसमें कह रहे हैं आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था? तो एसबीआई पर लगाया गया था। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि मई वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट भारत का, अगला कह रहे हैं दोस्तों वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट जो आई है उसके संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 130वां स्थान रहा है भारत का स्थान। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई दोस्तों? तो इटली के मिलान में आयोजित की गई। कह रहे हैं 58वीं ये एशियाई विकास बैंक की थीम क्या थी? तो ऊपर वाले से रिलेटेड है, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और आने वाले कल को अच्छा बेहतर बनाइए। अगला कह रहे हैं दोस्तों इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विडिटी बीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया? तो ये किसने जारी किया? विश्व बैंक ने जारी किया। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है आपसे रिपोर्ट के अनुसार, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 2012-11 में कितना था? तो 16.2% था। यस, यानी दोस्तों $2 से कम में जीवन यापन अपना कर लेने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था? तो दोस्तों कितना था ये? 16.2% था। आगे करें इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए? तो दोस्तों लगभग 17 करोड़ के आसपास, 171 मिलियन, जिसे 17 करोड़ कहा जा सकता है कि सरकार ने आंकड़ा दिया कि भाई इतने लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। फिलहाल जो राशन मिलता है उसके हिसाब से तो कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं निकल पाए, लेकिन सरकार का कहना है तो हम सरकार का ही मानेंगे। आगे देखते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जारी किया है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.2% का लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है दोस्तों? तो 6.5% का लगाया है। एक एक डाटा को याद रखे रहिएगा। आगे करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो अपने टेस्ट सीरीज में हमने बताया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये कितने वर्ष पूरा कर लिए? तो 10 वर्ष पूरा कर लिए। 2015 में स्टार्ट हुई थी
आगे अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं 2015 में वो स्टार्ट हुआ था, उसे याद रखे रहेंगे, मिलान वाले में पूछ लेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। टॉप 3 राज्य नाम पूछा है तो यही है, याद रखे रहेंगे। पहले नंबर पर तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ मतलब टॉप पर कौन है मुद्रा योजना का में सबसे आगे? तो वो जम्मू कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है दोस्तों? दिल्ली हो गया। आप लोग जानते थे केजरीवाल थे, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहता था। केजरीवाल कहते थे यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, भाजपा के लोग कहते थे वो लागू नहीं कर रहे हैं, तभी केजरीवाल सरकार वहां गई तो बीजेपी की सरकार आई तो वो वहां पर इसे लागू किया गया है। आगे जरा हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो 10वां रहा है। एआई में भारत ने जो निवेश किया है वो टॉप 10 में है, तो 10वें स्थान पर है, इसको याद रखे रहिएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें तो वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 36वां है। ये बात मैंने जब दृष्टि का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो वहां अच्छे से बताया था। आगे देखें, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो भारत हो गया है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों अजय सेठ ने किया है। तो हिकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेबी का किया गया है दोस्तों, यस सेबी का। तो याद रखे रहिएगा आगे आप लोग। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ई कोस्ट रेलवे आप लोग समझ रहिएगा, तटीय रेलवे से संबंधित है ये। तो किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? तो एयरटेल और जियो ने याद रखे रहिएगा। मतलब सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, हर जगह जो है इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी होगी, बहुत ज्यादा तेज होगी। तो आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहां सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज से बढ़ती हुई एयरलाइंस कौन बन गई दोस्तों? तो इंडिगो एयरलाइंस बनी है, यस। आगे अगर हम लोग देखें तो पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही? तो कतर ये एयरवेज रही है, जो 10% हिस्सा रखती है अपना, 10.4%। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही? तो कतर एयरवेज। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो ये बात अभी आया था दोस्तों, 6.5% होगी। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, जैव अर्थव्यवस्था का मतलब दोस्तों जो ग्रीन कहते हैं, ग्रीन अर्थव्यवस्था में योगदान से रिलेटेड है, उससे बात है ये। तो जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो मार्च 2025 में हुआ, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जारी किया है। आगे अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारण लक्ष्य क्या है? तो $150 बिलियन है। जैव अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब यही है दोस्तों, जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में जो साइकिल होता है उससे रिलेटेड ये बात कही जा रही है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये तो यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अगला जरा हम लोग अगर फैक्ट को देखें तो इसमें कहा जा रहा है भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई? तो 165.7 बिलियन डॉलर। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र 35.45 बिलियन डॉलर पर अकेले हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा? तो 7.7 बिलियन डॉलर रहा, जो 7वें स्थान पर है, इसको याद रखे रहिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखें, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो एंटीबायोटिक जो स्वदेशी रूप से बनाई गई है दोस्तों, इसका क्या नाम है? नफिथ्रोमाइसिन, यस। आगे अगर हम लोग देखें तो इसी से संबंधित है ये, यहाँ S&P, तो यहाँ एस, ये एस इसको लिख दें हम यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड। S&P द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो नाइट फ्रैंक ने किया, यस, नाइट फ्रैंक जो यूनाइटेड किंगडम की है दोस्तों। आगे अगर हम लोग देखें, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ का मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने शौकीनी खर्च जो करने वाले हैं, सबसे मामले में भारत का स्थान कितना रहा है? उस मामले में हाई नेटवर्थ,
तो भारत का स्थान चौथा रहा है, याद रखेंगे। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों में, जो एक तरह से लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, तो उसमें तो आगे इसी से संबंधित है 3 स्थानों पर कौन से वे देश थे इसमें, यानी ये जो हाई नेटवर्थ वाले में टॉप 3 के बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले है, चाइना और जापान है, और चौथे नंबर पर अपना इंडिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहां आयोजित की गई? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई थी फरवरी में। आगे अगर हम लोग इसे देखें, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा रहा है? तो भारत रहा है, और पहला चाइना रहा है। याद रखेंगे आप लोग इसे, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत, पहला चाइना। तो अगला है दोस्तों, राज्यों में पंचायतों को अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा यह जारी किया गया था। आगे अगर हम लोग देखें, इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? तो 5वीं है दोस्तों, ये 60 स्कोर के साथ। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है दोस्तों? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को तो 34,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया, तो दोस्तों ये किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया है वित्तीय स्वास्थ्य। आगे अगर हम लोग देखें, इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर रखने वाला कौन है? तो ओडिशा है 67.8 पॉइंट के साथ। तो इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है, यहाँ वो 10.7 पॉइंट के साथ। अचीवर्स यानी अच्छे, मतलब अचीवर्स आप लोग समझ रहे होंगे, जो अच्छे कोशिश करने वाले हैं। तो अचीवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात रहा है। आगे देखें, फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा आगे राज्य मतलब है फ्रंट रनर, यानी जो आगे वाले में है, आगे वाले लाइन में, तो वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग किस कंपनी को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो मूल्यवान ब्रांड की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 60वां प्राप्त हुआ है, एप्पल को पहला मिला है। तो देख सकते हैं कितना गैप है टाटा और एप्पल में। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 25वां स्थान दिया गया है। भारत का पहला बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित की गई? तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के पास। आगे दोस्तों, इसी बायोबिटुमेन के मतलब बनाने के लिए किन फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो लिग्निन का किया जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिग्निन का बायोबिटुमेन बनाने के लिए किस फसल का अवशेष का उपयोग किया जाता है? लिग्निन। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड SLB किसने जारी किया? तो दोस्तों NDR इन तो दोस्तों अगला अगर हम लोग फैक्ट को देखें तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड यानी SLB किसने जारी किया? तो NDR इनविट ने जारी किया है। ये ब्लूमबर्ग बिलिये अगला है दोस्तों, अगला फैक्ट जो आपसे कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है दोस्तों? तो एलन मस्क बने हैं, एलन मस्क। आगे अगर हम लोग देखें तो इसी से संबंधित है दोस्तों, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची। विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है दोस्तों? तो वाल्टर परिवार है, परिवार के मामले में है ये। तो वाल्टन परिवार जो USA में है, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया। तो नाम से ही लग रहा है, यहाँ आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगला दोस्तों जो आपसे करें, भारत में 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन अनुमान कितना रहा है? तो 239 मिलियन टन। यस, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है 16.21% के साथ। वर्ष 2024 में हॉर्न इंडिया
लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानदाता कौन रहा है? लोकोपकारी यानी लोगों का उपकार करने वाले की सूची में तो सबसे ज्यादा भारत का सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। यस। आगे अगर हम लोग देखें तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय किन दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना, इन दोनों योजनाओं के बारे में याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत सरकार ने युवाओं को पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की? तो पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी। 2024-25 वाले बजट अगर लोगों ने पढ़ा होगा, इंटर्नशिप का मतलब है आप अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर सीखिए, वो पैसा नहीं देगा लेकिन आपको सरकार देगी। आगे अगर आपको देखना है, हाँ, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती में किया गया। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ये कपड़ों से एक तरह से बाजार है। यहां देखें केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 7, यहां पर उसका नाम दिया गया है, आप यहां पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आपसे 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ था, कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो लैब मित्र में प्रदान किया गया है। लैब मित्र पहल कहां शुरू हुई थी? तो वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो दोस्तों मनीला, फिलीपींस है यहां पर। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें तो अगला हमारा यहां पर क्या कह रहा है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 उसी Q2 से संबंधित है ये। तो कह रहे हैं द्वितीय स्थान पर कौन रहा? तो अपना मुंबई रहा। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन किया गया? तो भारत के में किया गया, दिल्ली में। कह रहे हैं वो वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बनी? तो वॉलमार्ट ने बनी है। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। याद रखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 मतलब इसमें भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। यहाँ शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 86वां स्थान प्राप्त है वर्ल्ड में 500 में, टॉप 500 में। यहाँ दोस्तों अगला जो कहा जा रहा है, कौन सा राज्य किसानों के सभी फसल ले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा बन गया है। यानी जो कहा जाता है 22 फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा, उन्होंने सभी फसलों पर जो है एमएसपी पे खरीदने का जो है पहला राज्य बन गया। आगे कह रहे हैं कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण। अगले पेज पर हम लोग देखते हैं, जरा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो दोस्तों अगला फैक्ट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है? किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। अगला कह रहे हैं दोस्तों, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? तो विभिन्न राज्यों में चौथा राज्य बनने जा रहा है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें
तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट वन लाइनर के रूप में बन सकते हैं वो सारी चीजों को हमने यहाँ समेट दिया है। अब दोस्तों अगला हम लोग लेकर आएंगे जो वो खेल से संबंधित होगा, स्पोर्ट्स से।